So the next topic is linear independence और linearly dependence। ठीक है, जो भी होगा मतलब क्या है। अभी तक हमने क्या किया, अगर आप देखें हमने पहले वेक्टर्स की स्टडी की कि वेक्टर्स क्या क्या होते हैं। ओके, फिर वेक्टर स्पेसेस देखे कि अगर हम वेक्टर्स का कलेक्शन कर लें, ठीक है, मतलब ऐसे आपने कुछ एक सेट ले लिया, ठीक है, इसमें वेक्टर्स हो गए v1 v2 v3। तो पहले आपने स्टडी किया कि वेक्टर होता क्या है, ठीक है। फिर आपने स्टडी किया कि दो वेक्टर आ गए तो उनमें क्या कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, लाइक क्लोजर, कम्यूटेटिव, वो सब चीज़ें। तो पता चला कि अगर हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ को कलेक्ट कर रहे हैं तो और ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए तो एक वेक्टर स्पेस बन जाता है। तो ये हो गया आपका वेक्टर स्पेस जिसमें सारे वेक्टर्स थे। ठीक है, ऐसे हम आगे जा रहे हैं। सो वट वी हैव, स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास, पहले वेक्टर्स थे, फिर वेक्टर स्पेस आए। फिर वेक्टर स्पेस के बाद हमने क्या किया कि चलो स्पेस आ गया, मतलब बहुत सारे कलेक्शंस हो गए, तो अब स्पैन पे चलते हैं। तो हमने देखा कि क्या मैं इन दो वेक्टर्स को मिलाकर कोई और वेक्टर ढूंढ सकता हूँ जो इस सेट के बाहर होंगे, ठीक है। तो वो स्पैनिंग हो गई। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि चलो हम एक सेट के अंदर तो हैं, इस सेट के अंदर एक कलेक्शन तो है, तो इस क्या मैं इस सेट से बाहर भी जा सकता हूँ, क्या मैं इन दो वेक्टर्स को कंबाइन करके एक और वेक्टर को जनरेट कर सकता हूँ जो इसके बाहर है। तो हमने वो स्पैन में पढ़ा, ठीक है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स ऑफ अ सेट। स्पैन पढ़ लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जनरेशन हो गई, ठीक है, इसको जनरेशन बोल सकते हो आप लेमैन लैंग्वेज में, ठीक है। जनरेशन के बाद आपने क्या किया कि अब आप देखना चाह रहे हैं कि क्या इन वेक्टर्स के बीच में कोई रिलेशन भी है, क्या एक दूसरे से ये डिपेंड हैं एक दूसरे पर या इंडिपेंडेंट है। तो इसको हमने बोला एल आई और एल डी। एल आई मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंस और लीनियरली डिपेंडेंस। अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, बिल्कुल वैसा है जैसे हम लोग हैं एज अ ह्यूमन। पहले क्या हुआ कि एक जगह पे जहाँ पर कोई नहीं था वहाँ पर एक आदमी गया, या लाइक मेल और फीमेल कोई भी चला गया। तो उसने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है, फिर उसने और लोग बुलाने शुरू किए कि आइए देखते हैं, हम सेटअप करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मून पे जा रहे हैं, वहाँ पर हम चेकआउट कर रहे हैं कि लाइफ कैसी है। तो पहले एक आदमी गया, ठीक है, तो फिर और लोग आने शुरू हुए। उसके बाद जब और लोग आने शुरू हुए तो एक स्पेस बन गया कि वहाँ पर भी लोगों ने अपने फ्लैग्स लगाने शुरू किए कि ये देखो यहाँ पर अमेरिका आ गया है, इंडिया आ गया, वो सब चीज़ें। तो एक वेक्टर स्पेस बन गया, ठीक है, एक एरिया कवर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहानी आई, फिर स्पैन हो गया। स्पैन में क्या करा कि हमने देखा कि चलो हम इन दो चीज़ों को मिला के, या इंडिया और यूएस को मिला के क्या चीज़ कर सकते हैं कि हम मून के बाहर भी लाइफ देख सकते हैं। तो फिर वो शुरू हुई, तो स्पैनिंग हो गई। ऐसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। और स्पैनिंग के बाद देखना चाहते कि ये जो अलग अलग दो वेक्टर्स हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है। क्या अब मैं देखना चाहूँ कि v1 और v2 को मिक्स करके मैं एक v3 v4 बनाना चाहता हूँ बाहर। क्या ये वेस्ट तो नहीं कर रहा मैं v2 को लेके, वेस्टेज तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर v1 v2 डिपेंडेंट है तो इसका कोई रोल नहीं होगा, ये वेस्ट हो गया, रिडंडेंट हो गया। तो मैं सिर्फ वही वेक्टर्स लेना चाहूँगा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि अगर कोई एक इंसान आप पे डिपेंडेंट है तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती, उसको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़, अगर ये वेक्टर डिपेंडेंट है, अगर ये वेक्टर डिपेंडेंट है तो इसका कोई रोल नहीं है तीसरे या अलग अलग एक वेक्टर को जनरेट करने में, इट्स ऑफ नो यूज़। तो इसलिए लीनियरली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस पड़ी जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है और हम इसी पैटर्न पे आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी हमने पढ़ा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा या उससे पहले कुछ भी पढ़ा, वो सिर्फ टूल्स हैं इन चीज़ को स्टडी करने के लिए। तो ये था, तो आपको पहले टूल्स पढ़ाए गए और फिर वेक्टर स्पेस शुरू कराया गया। तो ये पैटर्न बहुत अच्छा लगता है मुझे ड्यू का, जैसे वो फ्रेम करते हैं कि पहले ये पढ़ाइए फिर ये पढ़ाइए, बहुत अच्छा है। समझ गए। आपको पहले सिर्फ मैट्रिसेस के बारे में बताया गया, सॉल्व कैसे किया जाता है, क्या है डिटर्मिनेंट, क्या है वो सब चीज़ें। तो और जितना भी आपने आइगन वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, आइगन वेक्टर्स निकाल रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो एक फीचर बता रहे हैं मैट्रिसेस का। तो वो ये सब टूल्स हैं जो आगे काम आने वाले हैं। तो ये हायरार्की चलेगा। और अब समझ में आ गया होगा कि शायद हम लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस क्यों पढ़ रहे हैं, कि अगर दो वेक्टर्स आपके सामने हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। यूजुअली हम सेट की बात करते हैं, यहाँ मैं वेक्टर से हटके मैं सेट पे जाऊँगा।
मतलब क्या होगा कि मैं एक सेट S लूँगा जिसके अंदर V1 V2 V3 थे, और एक सेट S2 लेंगे हम जिसके अंदर V4 V5 V6 थे। तो हम ये कहेंगे कि ये जो सेट S है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है नहीं है, मतलब इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो Li हैं या Ld हैं, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ चेक करेंगे ये Li या Ld हैं, तो मतलब सेट वाइज काम होगा, मतलब एक से ज़्यादा ही वेक्टर्स हम लेंगे, डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंस। तो ये जो किया जा रहा है ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए किया जा रहा है। आई होप स्टोरी समझ में आई, छोटी सी। सर इंडिपेंडेंट पढ़ रहे हैं, डिपेंडेंट पढ़ रहे हैं आप? एल आई पर V1 एंड V2 अगर सर डिपेंडेंट है, हाँ जी, ठीक है, तो उससे हमारा V4 जनरेट नहीं हो पाएगा। हाँ मतलब उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा जनरेट करने का। मतलब ये होगा कि ऑलरेडी मैं बोलूँगा कि अगर मैं V1 की स्टडी कर रहा हूँ और V2 इस पे डिपेंडेंट है तो V2 की स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप V1 से ही जनरेट कर सकते हो V3 को या V4 को। हम ये कहना सर चाह रहे हैं। हाँ जी, जो डिपेंडेंट होंगे वो प्रोपोर्शनल भी होंगे ना? बिल्कुल सही बात है, इसी पे तो मैं आ रहा हूँ। डिपेंडेंट का मतलब ही क्या होता है? y इज इक्वल्स टू सी एक्स, यही करते हो ना आप। y इज प्रोपोर्शनल टू x, तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसको आप लिखते हो y इज इक्वल्स टू सी एक्स। तो c क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोला जाता है उसे, ठीक है। ये चीज़ें तो मतलब क्या है कि y का जो बिहेवियर है वो x जज कर सकता है। मतलब c की वैल्यू को चेंज करते रहो तो y की वैल्यू चेंज होती रहेगी, समझ गए? मतलब अगर c का वैल्यू 1 हुआ तो y क्या हो जाएगा? बिल्कुल x बन जाएगा। c का वैल्यू अगर 2 हुआ तो y क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा। मतलब अगर आपको x की स्टडी पता है तो आप y को जज कर सकते हैं। अगर c का वैल्यू 3 है तो x अगर पता है तो बस x को थर्ड टाइम्स उसको मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको एक्सपैंड कर दीजिए 3 टाइम्स, तो वो y बन जाएगा। तो आपको y को पूरा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, वो डिपेंडेंट है उस पर। ओके, तो यही चीज़ है। मैं इसमें अगर लिखना चाहूँ, ये ध्यान से देखना प्लीज़, बहुत छोटी सी बात है। y इज इक्वल टू सी एक्स समझ में आ गया? तो हेयर y इज डिपेंडेंट ऑन x। इफ c इज नॉन जीरो देन y इज डिपेंडेंट ऑन x, क्योंकि आपके पास एक वैल्यू मिल जाएगी। c अगर 2 है 3 है तो मतलब डिपेंडेंसी आ गई। और अगर c आपका ज़ीरो हो जाता है, इफ c इज ज़ीरो देन y एंड x आर इंडिपेंडेंट। जब c ज़ीरो हो गया तो y को ज़ीरो हो गया, मतलब y किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहा। ये है कहानी। सिर्फ ये अगर बात समझ गए तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। c अगर नॉन ज़ीरो हुआ तो y डिपेंडेंट हो जाएगा, बिकॉज आपको दिख गया, जिसको हम रेट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, वही चीज़ है। अगर c ज़ीरो हो गया तो कोई डिपेंडेंसी नहीं रही, y इक्वल्स टू ज़ीरो बन जाएगी इक्वेशन, तो नथिंग इज देयर, तो दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये बात थी। आगे चलें? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सी पे डिपेंड नहीं करता कि डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, सी किससे बिलोंग करता है? c इज अ फिक्स्ड वैल्यू रियल नंबर। यहाँ पर c कांस्टेंट होगा बट एक ही वैल्यू होगी। रियल ना हो तो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगा। देखो, अगर c अगर आपका रियल ना हो तो कोई नंबर तो फिक्स दोगे ना। इफ c बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और c की वैल्यू आपने i ले ली, तो दिस इम्प्लाइज y हो गया आपका ix। तो अभी भी देखो ना, y डिपेंडेंट है बट वो इमेजिनरी टर्म्स में डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंसी तो आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो सर वो रियल नंबर पे तो नहीं है डिपेंडेंट, तो इस रेंज में तो नहीं। हाँ, तो ये अलग थ्योरी चली जाएगी ना, ये फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड में चले जाएंगे हम। एक ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर थ्योरी हो जाएगी, आप एक समझे। ये अलग उसमें चला गया, फिर मैं इसको ड्रॉ भी नहीं कर पाऊंगा। यहाँ मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू ट्रू एक्स ड्रॉ कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x ड्रॉ कर सकते हैं, बट y इज इक्वल टू आयोटा x कैसे ड्रॉ करेंगे आप? ये देखिए ना, अगर मैं x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू आयोटा हो गई, तो x पे चीज़ें डिपेंडेंट हो गई y की। इफ x इज इक्वल टू 1 दिस इम्प्लाइज दैट y आयोटा, इफ x इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 आयोटा, तो डिपेंडेंट तो हो रही है ना। जैसे ही x बदल रहा है y भी बदल रहा, तो डिपेंडेंसी आ गई। यही तो होती है रिलेशनशिप। अगर आप खुद को इंडिपेंडेंट बोलोगे मतलब आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, और कोई आपकी लाइफ को इफेक्ट नहीं कर सकता, तो वो होती है इंडिपेंडेंस। डिपेंडेंस क्या होती है कि ज़रा सामने वाला बदला और आप बदल गए, तो वो डिपेंडेंस हो गई। यही है। चाहे आप घर की बात करें या घर पे आके बाहर की बात करें, तो पहले घर पे थे तो आपका छोटा सा स्पेस था, जैसे ही बाहर आए वो स्पेस बढ़ गया, लेकिन डिपेंडेंसी है। ठीक है, अगर सपोज मैं आपको नहीं पढ़ाता तो आप खुद भी पढ़ लेंगे, तो आप इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन वही आपकी चॉइस है, आप आना चाहें पढ़ना चाहें, तो आप डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं कि सर हाँ आप हमें पढ़ाइए, हम आप पे डिपेंडेंट हैं। कहानी समझ में आ गई या कुछ ज़्यादा फिलोसफिकल हो गए आज हम? ठीक है, तो चलो
मैथ्स लेके आते हैं और पढ़ते हैं ज़रा। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। तो आपने सर V4 जैसे जनरेट करा, तो V4 किससे जनरेट करा, V1 V3 से या V1 V2 से? ये तो ऐसे मैंने मान लिया, मतलब ये तो विजुअलाइजेशन है कि V1 और V2 को हमने यूज़ किया था और V4 बन गया, जैसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन से बना रहे थे, कुछ भी करके। तो अगर सर V2 इंडिपेंडेंट है तो सर V1 और V2 तो सर दोनों को आपस में मिला के बनेगा ना V4। अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो नहीं बनेगा। नहीं, बिल्कुल बन सकता है। सपोज़ मैंने क्या किया कि V4 इज़ इक्वल्स टू लाइक ट्वाइस ऑफ V1। अगर ऐसा रिलेशन आ रहा तो मैं V1 से बना सकता हूँ V4 को, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ध्यान से सुनना इस चीज़ को। मैं ये कहना चाह रहा था कि V4 जो है वो V1 प्लस V2 है, ठीक है, ओके, कि V1 V2 को प्लस करते हैं तो V4 आता है। फिर मुझे पता चला जब मैंने चेक किया कि जो V2 था वो ट्वाइस ऑफ V1 था, समझ गए? तो V4 बन सकता है थ्राइस ऑफ V1। तो V2 की जो आइडेंटिटी थी वो गायब हो गई। जब मैंने V2 को ट्वाइस ऑफ V1 लिख दिया तो वो डिपेंडेंसी आ गई। देखो स्केलर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई होकर V2x गायब हो सकता है। तो अब देखो ना, इन दी एंड पहले तो V2 था बट वो 3V1 बन गया। तो सारी की सारी जो V4 पे थी जिसको जनरेट करना सिर्फ V1 की हेल्प से ही हो रहा है, तो V2 वेस्ट हो गया वो। तो हम ऐसे वेक्टर्स को इज्जत नहीं देंगे जो डिपेंडेंट सर है। फिर इस पॉइंट पे सर V2 डजंट डिपेंड ऑन V4। V2 डजंट डिपेंड ऑन V4। अभी मैं V2 V4 की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि V1 V2 डिपेंडेंट होने की वजह से V2 की कोई इज्जत नहीं है, हम सिर्फ V1 से ही V4 जनरेट कर सकते हैं। सर इसमें आपने कहा V1 V2 V3 ये मतलब जो एलिमेंट है वो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ तो हाँ, सर हम V1 V2 V3 को डिपेंडेंट कहेंगे, जो वो जो सेट है S1 उसको पूरा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कहेंगे। हम सेट को ही बोलते हैं यहाँ पर। जो अगर जो डेफिनेशन पढ़ने जाएंगे भी तो हम सारी बातें कर रहे हैं, जैसे अभी मैं डेफिनेशन लिखना शुरू करूँगा वो यही होगा कि सेट S इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब उसके अंदर एक भी एलिमेंट, उस सेट के अंदर अगर एक भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ V3 मान लेते हैं, V3 इस पे भी डिपेंडेंट है, इस पे भी डिपेंडेंट है, तो ये सेट जो हो जाएगा वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा, LD हो जाएगा। जैसे एक घर के अंदर एक इंसान पूरी फैमिली पे डिपेंडेंट होता है तो वो फैमिली ही लीनियरली डिपेंडेंट मानी जाएगी। और लीनियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। सर जैसे सपोज करो V1 V2 पे डिपेंडेंट है V1 जो है V2 पे डिपेंडेंट है, ओके आगे चलो। और V2 V3 पे। और V2 जो है वो V3 पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ से देखें, इसको मैं सॉल्व करूँ तो V1 ट्वाइस ऑफ V2 था और V2 की वैल्यू थ्राइस ऑफ V3 था, तो 6 ऑफ दिस। तो यहाँ से इम्प्लाई क्या हुआ? V1 इज डिपेंडेंट ऑन V3, तो V3 आपका इंडिपेंडेंट होगा। ये आपकी, ये वही इक्वेशन है जो हम मैथमेटिक्स में ही कर रहे हैं, उसके थ्रू ही बता रहे हैं कि आपने बोला कि सर V1 V2 पे डिपेंडेंट है तो मैंने ये लिख दिया, सर V2 V3 पे डिपेंडेंट है तो ये हो गया। हाँ जी, यहाँ पे सर V2 के बारे में अभी हम कुछ कंफ्यूजन नहीं दे सकते। यहाँ पर V2 के बारे में कुछ हुआ ही नहीं, उसकी इज्जत ही नहीं बची क्योंकि V2 ऑलरेडी डिपेंड था V3 पे। तो जो पिक्चर बची वो V1 और V3 पे बची फिर आके। ठीक है, ये सिंपल सी अगर आप बेसिक कहानी सुने वही है, घर की कहानी है कि जो एक इंसान दूसरों पे डिपेंडेंट होता है उसकी कदर नहीं की जाती या उसको हम धीरे धीरे नेग्लेक्ट करनी शुरू कर देते हैं। तो वही चीज़ है, वहाँ पर V2 देखो पिक्चर से गायब हो गया। ओके, बस हम ये बोलेंगे कि जो V2 था वो भी डिपेंडेंट था, V1 था वो भी डिपेंडेंट था, तो बस V3 यहाँ पर इंडिपेंडेंट माना जाएगा। और अगर हम एज अ सेट की कलेक्टिवली बात करें, मैं बोलूँ कि इस फैमिली के अंदर ये 3 वेक्टर रहा करते थे, तो ये सेट क्या हो जाएगा? ये LD हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर सर एक भी एलिमेंट डिपेंडेंट है तो भी हाँ हाँ, सेट तो डिपेंडेंट पूरा सेट डिपेंडेंट हो जाएगा। चलिए डेफिनेशन लिखें। लेट S इज इक्वल्स टू V1 V2 V3 Vn बी अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी। मतलब नॉन एम्प्टी क्यों लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एम्प्टी होगा तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी, तो फिर बात ही नहीं करेंगे हम। तो नॉन एम्प्टी भी होना ज़रूरी है और फाइनाइट भी होना ज़रूरी है। इनफाइनाइट में फिर दिक्कत आ सकती है, और दिक्कत क्या हो सकती है इनफाइनाइट में कि जब आप को यही नहीं पता कि उस फैमिली में कितने लोग हैं तो आप डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंट कैसे चेक करोगे? ओके, तो चीज़ों को फिक्स होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए फाइनाइट लेके चलते हैं। ऑफ अ रियल वेक्टर space V, then S is said to be linearly dependent। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा आगे क्योंकि
लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आपको सुनाई में थोड़ा दिक्कत हो सकती है कि सर क्या बोल रहे हैं, तो LDLI से इसको डिस्कस करेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट A1 A2 A3 and so on an belongs to set of real numbers such that A1 V1 A2 V2 A3 V3 and so on an Vn is equals to 0, ठीक है, that is S is LD if there is a non-trivial combination of vectors in S that equals to 0 vector। ये जो डेफिनेशन है ये आपकी लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन है। लेट S be a finite subset of a real vector space V, then S is said to be linearly independent if for any set of real numbers A1 A2 A3 up to an। देख रहे हैं, या तो आप लिखो देयर एग्जिस्ट A1 A2 A3 up to n belongs to, और या तो आप लिखो फॉर एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स A1 A2 up to n। तो लैंग्वेज का खेल है, बातें बिल्कुल सेम है। A1 V1 A2 V2 an Vn is equals to 0 implies A1 A2 A3 A4 and so on an all are zeros, that is set S is Li if the only linear combination of the vectors of S that equals 0 is the trivial linear combination, that is all coefficients are 0। just focus on this trivial and this non-trivial। so definition तो लिख दी गई है, इसको समझिए प्लीज और फिर आपसे बात करेंगे। स्टार्ट मैं कर देता हूँ। स्टार्टिंग हुई लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन से LD, ठीक है। इसने बोला कि सेट के अंदर हमने n एलिमेंट्स लिए, n वेक्टर्स ले लिए, ओके। इस सेट को LD तब बोलेंगे जब आपके पास स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे A1 A2 अप टू an तक, सच दैट A1 V1 A2 V2 अप टू an Vn का सम जो है वो 0 होगा, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, हमने स्केलर्स लिए, हमने वेक्टर्स लिए, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना है, इक्वल टू 0 रख दिया। फिर बोला कि इस सेट को मतलब LD हम ये बोलते हैं कि इसमें नॉन ट्रिवियल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नॉन ट्रिवियल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक तो स्केलर नॉन जीरो हो। यहाँ पर आप लिख देना प्लीज ऐड करके, नॉट ऑल जीरोस। ये हम स्केलर्स की बात कर रहे हैं, ये ऐड कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप LD की बात करते हैं और लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इक्वल टू 0 रखते हैं, तो ऐसा एक स्केलर इन सब में से ज़रूर मिल जाएगा A1 A2 अप टू an से जो नॉन ज़ीरो होगा। लेकिन अगर हम लीनियरली इंडिपेंडेंट में आए तो वही सेट लिया, सेट S, वही स्केलर्स लिए, उसमें क्या होगा कि जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रखते हैं तो सारे के सारे स्केलर्स को 0 होना पड़ेगा। और इसको दूसरी वे में क्या बोलेंगे कि ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि सारे स्केलर 0 हो गए और ये सारे स्केलर नॉन ज़ीरो हो गए। और ये चीज़ नॉन ज़ीरो और ज़ीरो का मीनिंग मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, जो हमने ये बात की थी, आई होप यू रिमेंबर, कि अगर C जब 0 हो जाएगा तो Y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो Y की किसी भी डिपेंडेंस नहीं रहेगी।
तो एल आई हो गया। और अगर सी आपका नॉन जीरो होगा तो y इज इक्वल टू समथिंग x आ जाएगा, तो y x पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो वही वाला कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्या किया है, एक्सटेंड किया है वेक्टर्स की फॉर्म में। मतलब जो हम स्कूल में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं ग्राफ के अंदर या फंक्शंस के अंदर, वो चीज़ यहाँ वेक्टर्स में पढ़ाई जा रही है और कुछ भी चेंज नहीं है, नथिंग इज चेंज। एक्सटेंशन किया वो उस चीज़ का। सर अगर एक भी नॉन जीरो निकल गया तो मतलब डिपेंडेंट है, बिल्कुल सही बात है, और नहीं निकला तो इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही बात है। अब आप एल डी एल आई में बात कर सकते हैं, एल डी बोल दो, एल आई बोल दो, क्योंकि उससे क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी सी बोलने में भी सही रहती हैं और सामने वाला को कन्फ्यूजन नहीं होती। एग्जाम्पल लिखिए प्लीज़। फॉर एग्जाम्पल, अ सेट S is equals to V containing exactly one element if अगर V आपका ज़ीरो होता है और V आपका नॉन ज़ीरो होता है। सर एक चीज पूछनी थी, इसमें जो A1 B1 प्लस A2 B2 इंटू A प्लस AN BN जो आता है उसकी वैल्यू जीरो होना चाहिए, यानी कि या तो मतलब दोनों कुछ पूरा सॉल्व करने के बाद वैल्यू जीरो आनी चाहिए। नहीं, आप ये लेके चल रहे हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो है, फिर उसके बाद आपको शो करना है कि सारे स्केलर ज़ीरो होगा या फिर कोई स्केलर नॉन ज़ीरो हो गया, यानी कि हमें लेट करना कंडीशन है है। सर ये। हाँ, ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है इन सब वेक्टर्स का स्केलर के साथ वो ज़ीरो होगा। तब जो स्केलर्स आएंगे या तो वो सारे ज़ीरो हो गए तो वो क्या हो जाएगा आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट, विच इज़ एल आई, अदरवाइज एल डी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, एक आपको सेट दिया है एस जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, हम नहीं बात कर रहे कि वो वेक्टर स्पेस बनेगा नहीं बनेगा, हम कुछ नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभी हम सिर्फ एक सेट की बात कर रहे हैं, सब भूल जाओ कि वेक्टर स्पेस क्या होता है क्या नहीं होता। अब बताओ कि अगर ये V ज़ीरो हो जाए तो सेट S क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा? देखो मैं आंसर लिख देता हूँ, थोड़ा सस्पेंस दूर कर दें आपका। फर्स्ट इज एल डी, सेकेंड इज एल आई। क्यों? ये रो आपको सामने आपका रीजन। सिंस लीनियर कॉम एक ही वेक्टर है तो क्या होगा, C1 इंटू वी इक्वल्स टू जीरो, ये डेफिनेशन होती है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, स्केलर के साथ हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू जीरो रख दिया। अब यहाँ पर देखिए आपका V ऑलरेडी जीरो है, दिस इम्प्लाइज दैट C1 इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि C1 के पास इन्फानाइटली मैनी चॉइसेस हो गई, वो फ्री हो गया। अब C यहाँ पर जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, और मैंने बोला था कि चीज़ को गलत करने के लिए एक एग्जाम्पल भी काफ़ी होता है। तो C1 यहाँ पर नॉन जीरो हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी ये सेटिस्फाई कर रही है ना इक्वेशन। जब आपका V जीरो हो गया तो C कुछ भी हो सकता है, और जब C कुछ भी हो गया तो वो नॉन जीरो लेके चलेंगे हम। तो जब नॉन जीरो हो गया तो वो डिपेंडेंसी आ गई। नीचे में क्या होगा, वही चीज़ C1 इंटू वी इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर V नॉन जीरो है तो ये सेटिस्फाई करने के लिए C1 को जीरो ही होना पड़ेगा, और एक ही स्केलर था एक ही जीरो हो गया तो मतलब इंडिपेंडेंसी आ गई सेट। दो सेट की बात करते हैं। अब मैंने ले लिया एम्प्टी सेट। अब सोच के बताओ ये एम्प्टी सेट एल आई होगा या एल डी होता? वैसे मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था कि सेट एस को फाइनाइट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, बट हमने आपको थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए पूछ लिया कि अगर सेट में कुछ भी नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है? अगर सेट में कुछ है ही नहीं तो ये तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। पहली बात अगर मैं आपको कहना चाहूँ, ये आपने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा है कि जिस सेट में कुछ है ही नहीं तो स्केलर्स कहाँ से आएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई जाता ही नहीं है, तो वो जगह खुद में इंडिपेंडेंट है, वो खुद अपना देख रही है, खुद अपना सेटल हो रहे हैं, वहाँ पर कोई लाइवलीहुड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट वो एग्जिस्ट तो करती है ना। ये वही बात है कि जहाँ पर एक ऐसा प्लैनेट जहाँ पर कोई गया ही नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट रहेगा। जैसे ही वहाँ पर लोग आके बसने शुरू होते हैं तो डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी की बात, रिलेशनशिप की बात शुरू होगी। समझ गए? तो इसका आंसर एल आई होता है। जिस सेट में कुछ है ही नहीं तो आप डिपेंडेंसी कैसे लेके आ सकते हैं, तो इंडिपेंडेंस ही रहेगा, तो वो सेट एल आई होगा। रिजल्ट लिखें ज़रा दो। ये मैथमेटिक्स चीज़ ही ऐसी, जैसा आपको लगता है कि आपको समझ में आनी शुरू हो रही है वैसे ही आपको कहते थे सॉरी आप गलत सोच रहे हो। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है या पूरी मैथमेटिक्स फील्ड ही ऐसी है कि जितना आप पढ़ लेंगे उतना कम होगा। अब मैंने सेट में अभी तक एक एलिमेंट लेके चल रहा था, सेट V, तो एम्प्टी की बात भी हो गई और
एक सिंगलटन सेट की बात भी हो गई। अब दो एलिमेंट लेके चलते हैं, तो क्या कहानी है। अब मुझे बताओ कि अगर किसी एक सेट में दो एलिमेंट होते हैं तो वो सेट एलडी कब होगा? जब एक वेक्टर दूसरे पे डिपेंड हो जाए। तो यहां लिखेंगे एट लीस्ट वन ऑफ द वेक्टर्स इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। और एल कब होगा? नीदर ऑफ द वेक्टर्स अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। वही वाली बात हो गई कि सी यहाँ जीरो हो गया और सी यहाँ पर नॉन जीरो हो गया। एटलीस्ट वन ऑफ द लिखा है ना, स्केलर इज मल्टीपल ऑफ द अदर, तो कब होगा? जब सी नॉन जीरो होगा। और नीचे वाले में आपका सी जीरो हो जाएगा। एक रिजल्ट और लिखें सर आप, एनी फाइनाइट सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस आ गया, थोड़ा सा ध्यान रखें, दैट कंटेन्स द जीरो वेक्टर से मैं सिंबलाइज करता हूँ कि वो जीरो है, इज एल डी। ये रिजल्ट है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं आपने एक वेक्टर स्पेस लिया, वी ले लिया, मान लेते हैं, हमने एक सबसेट लिया एस, वो भी मान लेते हैं। उस सबसेट के अंदर एक जीरो वेक्टर था, तो अगर एक सेट के अंदर जीरो वेक्टर आ जाए तो क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट सेट बन जाएगा वो। मतलब कि एक एस था जो सबसेट था वी का, और एस के अंदर कैसे एलिमेंट थे? v1 v2 एंड सो ऑन vn, और एक और डाल दिए जीरो, लिखा हुआ है कि उसमें जीरो वेक्टर था। तो पूछा कि सेट एल डी क्यों होगा? अब आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, c1 v1 c2 v2 एंड सो ऑन cn vn प्लस cn प्लस 1 इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो। यही होती डेफिनेशन। तो आप देखो कि एक ऐसा वेक्टर आ गया इसके अंदर जो जीरो है। ओके, तो cn के पास क्या पॉसिबिलिटी है? अब यहाँ से देखो, ये तो बता सकते हैं कि c1 भी जीरो हो सकता है, c2 भी जीरो हो सकता है, c3 भी जीरो हो सकता है, एंड सो ऑन cn भी जीरो हो सकता है। बट cn प्लस 1 के पास चॉइसेस हो गई नॉन जीरो होने के, समझ गए? cn बिलोंग्स टू R, तो वो नॉन जीरो भी हो सकता है। और जैसे ही एक नॉन जीरो एलिमेंट आ जाएगा तो क्या बोला था कि वो एल बन जाएगा। तो किसी भी सेट के अंदर अगर एक भी एलिमेंट जीरो हो गया या वेक्टर जीरो हो गया या वो जीरो वेक्टर है, तो उसका जो कॉफिशिएंट होगा स्केलर, वो नॉन जीरो हो जाएगा। और नॉन जीरो होते ही पूरा का पूरा सेट डिपेंडेंट हो जाएगा। तो आपका जो सारा का सारा, अब मैं इसको समराइज करूं तो आपका फोकस क्या होना चाहिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो, इक्वल टू जीरो रखो। अगर एक भी स्केलर, आपको फोकस ये होना चाहिए कि आप ढूंढो कि एक स्केलर आपको नॉन जीरो मिल जाए। आपका इससे यही काम है कि एक स्केलर नॉन जीरो मिल जाए, एक स्केलर नॉन जीरो मिल जाए, ओनली वन। तो बस एल डी बोल देना। अगर नहीं बोल पा रहे, एक स्केलर कोई भी ढूंढ नहीं पा रहे कि एक स्केलर नॉन जीरो नहीं बन रहा, सारे जीरो बन रहे, तो एल आई बन गया। तो आपका जो फोकस है वो सारा सेट को एल डी बनाने का है, लीनियरली डिपेंडेंट। एग्जामिन वेदर सबसेट एस इज इक्वल्स टू इज एल आई। क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा कि एल आई है या नहीं है, ठीक है? तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जामिन वेदर दिस इज एल आई और नॉट, तो आपको ये नहीं लिखना कि दिस सेट इज एल डी। आपने सॉल्व किया और स्केलर आपका नॉन जीरो आ गया, तो आप एल डी नहीं लिखोगे, जो पूछा जा रहा है आपसे उसी में आंसर करना है। तो आप लिखोगे नॉट एल आई, अगर ऐसा होता है तो। ओके, जो पूछा गया है उसके आगे नॉट लगा दो, अगर नहीं होता, अगर होता तो यस। क्वेश्चन इज एग्जामिन वेदर द सबसेट एस which is contained in R4 is Li. Consider for A, B, C belongs to set of real numbers such that A 1 minus 1 0 2, B 0 negative 2 1 0 plus C 2 0 negative 1 1 is equals to 0. I hope you remember the definition. Definition भी यही थी कि आप जब लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें तो आपको इक्वल टू जीरो रखना है, और हमें ये शो करना है, अगर एल आई हम चाहते हैं शो करना, तो सारे के सारे जो स्केलर्स हैं ए बी सी, ये तीनों जीरो के इक्वल आने चाहिए। और यहाँ पर हम जीरो नहीं लिखेंगे बिकॉज हम 4 डायमेंशन में है, तो 0, 0, 0, 0 लिखना पड़ेगा। दैट इज वी कैन राइट दिस इन ट्रांसपोज एज वेल, बिकॉज बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता सोल्यूशन के। बी ऑफ दिस
plus C of this. Easy. Now move further. This implies that A0 2C equals to 0. Minus A minus 2B plus 0 equals to 0. 0 plus B minus C equals to 0. 2A plus 0 plus C equals to 0. So we have a system of equations with like we have 4 equations and 3 variables A, B, C. इसको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं. A plus B minus C equals to 0. Now we can use Gaussian elimination method to solve the above system. तो पहले इसको augmented matrix में convert कर लें. A given B is 1 0 2 0 minus 1 minus 2 0 1 1 minus 1 0 0. This is 2 0 1 0. Let's use the row operations so that we can convert it into the upper triangular matrix or row echelon form. R2 tends to R2 plus R1, R3 tends to R3 minus R1, R4 tends to R4 minus. This is 0. ये 0 है, तो यहाँ ये ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है. Thanks for the update. R4, this is 0 0 minus 2 2 0. This minus twice of this, this minus twice of this, this minus twice of this. So this is pivot. हमने क्या किया, इसको 0 बनाया और इसको 0 बनाया. अब our task is to make this 0. R2 tends to R2, R3 tends to twice of R3 plus R2. 1 0 2 0 0 negative 2 2 0 0 0 0 0 negative 3 0, and this is minus 2 plus 2 0 again 0 again. ठीक है, तो पाइवट मिल गया हमें. सो वी हैव 3 पाइवट्स इन 3 कॉलम्स, तो हमें सोल्यूशन मिल जाएंगे. और होमोजीनियस है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, और यूनिक सोल्यूशन में क्या होगा, 0 0 0 इज़ द ट्रिवियल सोल्यूशन. सो दैट इज़, हम इसको अब सिस्टम में लिखते हैं. A plus 2C equals to 0, minus 2B plus 2C equals to 0, and minus 3C equals to 0. C का वैल्यू 0 हो गया, B का वैल्यू 0 हो जाएगा और A का वैल्यू भी 0 हो जाएगा. All are 0. Here the value of scalars A, B, C is 0. Thus, the given set S is Li. Set S is linearly independent. Next question, please. Consider the set S is equals to x square x plus 1, x square minus 1, x plus 1 is contained in P2, polynomial of degree less than equals to 2. Check for linearly independence. ये कहना चाह रहे हैं आपके सेट के अंदर 3 पॉलिनोमियल है, एक है x स्क्वायर x प्लस 1, एक है x स्क्वायर माइनस 1 और एक है x प्लस 1. तो जो पॉलिनोमियल्स हैं वो 2 डिग्री के हैं, 1 डिग्री के हैं. तो ये सेट कंटेन्ड हो गया P2 में, विच इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू 2. ये चेक करना कि जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं. तो देखो क्या करेंगे, आई होप आपको याद है. कंसिडर A B C बिलोंग्स टू R सच दैट A इंटू प्लस B इंटू प्लस C. अब कॉमन कर लीजिए एक्स के कोफिशिएंट्स. A प्लस B यहाँ नहीं है, एक्स के कोफिशिएंट देखते हैं. A प्लस C कांस्टेंट टर्म देखते हैं.
a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स प्लस 0। नाउ कंपेयरिंग coefficients of x square x and constant terms। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि li है, दैट मीन्स a b c की वैल्यू तीनों की 0 आ रही होगी। तो देख लेते हैं, अगर हम x के कोफिशिएंट कंपेयर करें तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0, a प्लस सी इक्वल्स टू 0 और लास्ट में a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। So we have three equations, three variables. So we can convert this into the augmented matrix। सर इसको सिंपल उससे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। बताइए बताइए, मैं तो वेट कर रहा हूँ, मुझे पता है बहुत यहाँ चीज़ है। जैसे a प्लस सी है तो उसकी जगह 0 रख देंगे, यहाँ a माइनस बी प्लस सी है तो a प्लस सी की जगह 0 रख देंगे तो b इक्वल टू 0। यहाँ a प्लस बी है तो b इक्वल टू 0 यानी कि a इक्वल टू भी 0, a प्लस सी यानी कि a इक्वल टू भी 0। बिल्कुल कर सकते हैं, आपने बिल्कुल सही सोचा। दिस इज 0 0 0 माइनस 2 1 R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, दिस इज माइनस 1। और आप देख भी रहे हैं रैंक इज 3, जैसे आर्यन ने बात की थी सर रैंक का भी यूज़ करें तो ऐसा होगा। देख रहे हैं आप हर कॉलम में पाइवट है, तो मतलब हर वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डेंट आपको सोल्यूशन मिलेगा, होमोजीनियस है, यूनिक होगा बिकॉज रैंक इज 3, हेंस ट्रिवियल सोल्यूशन। बट मैं उस फॉर्म को भी यूज़ कर रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। इन तीनों को यूज़ करेंगे तो ए बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दस गिवन सेट S is Li। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेट इज 1 negative 2 0 1 3 2 negative 6 1 negative 5 2 0 0। ठीक है, वही चीज़ फिर से सेम पैटर्न। कंसिडर A B C D बिकॉज वी हैव 4 एलिमेंट्स तो 4 स्केलर्स लेने पड़ेंगे सच दैट प्लस C प्लस D equals to 0 element। ओके, सो यहाँ पर हो गया a माइनस 2a 0a 3b 2b माइनस 6b and b 4c माइनस c माइनस 5c and 2c 3d माइनस 3d 0 0। ओके, when we added a plus 3b plus 4c plus 3d minus 2a plus 2b minus c minus 3d। What I am doing, I am adding the first component, that means the element placed in first row and first column, और सबको मिलके ऐड कर दिया, मतलब we are doing addition component wise, यही करते हैं तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। and here it is minus 6b minus 5c and this is a plus b plus 2c। and when we compare it, so now by the definition of equality of matrices कि हर component उसके equal हो जाएगा। so we have 4 equations and 4 variables। minus 6b minus 5c equals to 0, a plus b plus 2c equals to 0। so इन equations को solve करने के लिए फिर से matrices का use करना पड़ेगा। so we have the augmented matrix minus 2a 2b minus c minus 1 1 2 0। so we can apply row operations R4, this is 0 0 0 0। when we added 0 तो यहाँ पर 2 plus 6 8 7 3, nothing has to be changed here। 0 minus 2 minus 2 minus 3। now we have to multiply to make this 0। ऐसा करें कि इसको हमें कोई कॉमन फैक्टर देखना है 8 और 6 के बीच में। 4R3
प्लस 3R2 24 बन जाएगा। 4R4 एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर हम जैसे हम पहले करते थे कि सेट को 1 बना दें, वैसे भी तो कर सकते हैं ना? पाइवट को 1 बनाना आपने, यस सर। वो आपकी मर्ज़ी है, वो थोड़ा आप लेंदी प्रोसेस में जा रहे हैं और कुछ नहीं है, मर्ज़ी आपकी है। आप REF में कन्वर्ट करके सॉल्व करें या RREF में, इट्स योर विश, आपका टाइम है, आपको मैनेज करना है एग्ज़ाम में कैसे मैनेज होगा, बट फोकस आपका REF ही होना चाहिए। हम इसको 0 बनाते हैं। -20 + 21 एंड दिस इज़ 9। फोर्थ रो की बात करें तो -8 + 8 0, -8 + 7 -1 एंड -12 + 3 -9। -9। अब देख रहे हैं ये पाइवट हो गया, ये पाइवट हो गया, ये पाइवट हो गया, तो ये 0 बनाएंगे। तो R4 टेंड्स टू R4 + R3, उसकी वजह से नेक्स्ट वाला भी आपका 0 बन जाएगा, इसलिए फ्री वेरिएबल हो गया वो। इसको सिस्टम फॉर्म में लिखें अब, +7C। फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन वी हैव द वैल्यू ऑफ C इज -9D, और इसमें पुट करेंगे तो हम बाय बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज -21 + 3, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ B इज 30/4, 15/2। अब वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, 45/2, 36, so the value of A is -33, तो -66 हो गया एल्शियम लेने के बाद। सो ये बन जाएगा आपका माइनस, वहाँ पर है, यहाँ के पॉजिटिव, 21/2D। Here the solution of the above system of linear equation ABCD, which is equals to, the value of A is 21/2D, and the value of B is 15/2D, C is -9D, and D is D, where D belongs to R, that is 21/2, 15/2, -9 and 1, D belongs to R। तो मतलब आप देखना चाह रहे हैं, like you have many choices for the value of D to change the given solution of the system, ऐसे लिख सकते हैं। Here D is a free variable, that is D can take any value, any non-zero value लिख देते हैं, because 0 से तो फिर Li बन जाएगा, non-zero value of R, that means real number, then A is non-zero, B भी non-zero होगा, and C is also non-zero. Thus set S is linearly dependent. Next question please. Set S is equals to 1 3 -1 1, -2 -5 3 1, 1 4 -3 4, be a subset of 2 × 2 matrices check for Li. To check for Li of the set S, let us suppose ABC ले लेते हैं, because 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 ही स्केलर्स लेंगे, such that
1 3 negative 2 1 plus B plus C equals to 0 0 0 0 because matrix टाइप के एलिमेंट्स है हमारे पास यहाँ पर. This implies that A3A plus minus 2B minus 5B 3B and B plus C 4C minus 3C and 4C again. Now let's add A minus 2B plus C. ठीक है. 3A minus 5B plus 4C minus 2A plus 3B minus 3C A plus B plus 4C is equals to 0 0 0 0. ठीक है, इजी है. अब यहाँ से by the definition of equality of matrices तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स इक्वल हो जाते हैं. फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया, सेकंड से आपको ये मिल गया, थर्ड एंड फोर्थ. इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3 negative 5 4 0 minus 3 0 0. Easy. The REF of this augmented matrix given as 1 negative 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 and again. So आप देख सकते हैं यहाँ पावट मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ नहीं मिला. तो ये जो कॉलम होता है वेरिएबल ए के कॉरेस्पॉन्डेंस है. दिस इज वेरिएबल बी एंड दिस इज वेरिएबल सी. तो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पावट नहीं मिला, दैट मीन्स सी इज अ फ्री वेरिएबल. लिख देते हैं, हेयर थर्ड कॉलम इज द डिपेंडेंट ऑन other two columns. So here third column is dependent on the other two columns. क्यों? क्योंकि अगर होता ये भी इंडिपेंडेंट होता तो आप क्या बोल देते, यहाँ पर हमें पावट मिल जाता. ठीक है, दैट इज a minus 2b plus c equals to 0 and this is b plus c equals to 0. b is equals to minus c and this is a minus c plus c equals to 0. सो ए का वैल्यू आपके पास क्या आ जाता है, नेगेटिव 3c. सो हेयर वैल्यू ऑफ बी इज माइनस सी एंड वैल्यू ऑफ ए इज माइनस सी. तो आप देखना चाह रहे हैं कि ए और बी दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए हैं सी पर. ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हेयर सी इज अ फ्री वेरिएबल implies that c can take non-zero value of R. Thus, given set S is not linearly independent. जो पूछा गया है वही आंसर करना है, आप LD मत लिखेगा. ठीक है, अब ये तक तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहता हूँ. यहाँ लिख देते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट थे हमारे पास. जो आपने मैट्रिक्स था डिपेंडेंट है यहाँ पर, जिसकी वजह से चीज़ें यहाँ पर इस सेट को लीनियरली डिपेंडेंट बना देती है. तो हम क्या लिखेंगे, हेयर दिस एंड नेगेटिव 3 4 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ एस माइनस. ध्यान से देखना प्लीज, अभी कंप्लीट करेंगे फिर बात करेंगे. नेक्स्ट वी हैव, अब जब ये इनके स्पैन में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 -5 3 1 प्लस, इसको फर्स्ट एलिमेंट ही लेते हैं, गड़बड़ करता है नहीं तो 1 3 -2 1 -2 -5 3 1. मतलब यहाँ पर आप आगे छोड़ देंगे, मतलब आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए, हमें कैलकुलेट करने की ए और बी की वैल्यू क्या आई जिससे कि ये आप जनरेट कर सकते हैं. आई नीड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. तो आप क्या करते थे, a 3a -2a प्लस 3b एंड b, a -2b 3a -5b -2a plus 3b and this is a plus b equals to 1. First equation, -2a plus 3b equals to -3 equals to 4. जब आप सॉल्व करोगे इसको, जैसे मर्जी आप सॉल्व करें, कोई प्रेशर नहीं आप पे. a और b की वैल्यू हमें 3 और 1 मिलती है. दैट इज जो आपका थर्ड मैट्रिक्स था वो आप जनरेट कर सकते हैं
अगर A 3 हो और B आपका 1 हो। सपोज क्वेश्चन आ जाए कि आपको सेट गिवन है, जैसे यही था, 3 एलिमेंट्स गिवन थे और बोला था कि चेक करो कि Li है या नहीं। आपने चेक किया, डिपेंडेंसी आ गई, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहा वो। और हमने देखा कि कौन सा एलिमेंट की वजह से ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा है। तो हमने देखा कि थर्ड कॉलम था आपका, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पर पावट नहीं आ रहा, तो मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है। और ये जो एलिमेंट्स आए कहाँ से हैं? ये एलिमेंट्स आए आपके लास्ट मैट्रिक्स से, थर्ड मैट्रिक्स से। तो इसको जनरेट करके दिखा दो। थर्ड मैट्रिक्स है, ये बिलोंग करेगा इसके स्पैन में जिसमें ये एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स 2 ही एलिमेंट काफ़ी है। सो वी हैव, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और ए और बी की वैल्यू बता सकते हैं क्या थी कि हम इसको जनरेट कर पाए। सो देयर इज अ थ्योरम, प्लीज हैव अ लुक। इसको एज अ रिजल्ट यूज करेंगे। सपोज सेट एस इज a finite set of vectors having at least 2 vectors, then S is linearly dependent if and only if some vector in S can be expressed as a linear combination of the other vectors in S। जो क्वेश्चन किया है उसकी एक्सप्लेनेशन एक तरह से आप समझ सकते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास एक फाइनाइट सेट था वेक्टर्स का, उसमें कम से कम 2 एलिमेंट तो होने चाहिए, बिकॉज आप तभी बता पाओगे, डिपेंडेंसी चेक कर पाओगे कि एल डी एल आई है, तो कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए। पहली लाइन कंप्लीट हो गई। देन एस इज एल डी। एल डी कब होगा? इफ एंड ओनली इफ कोई एक ऐसा वेक्टर मिल जाए इसके अंदर जो आप दूसरे से उसको प्रेडिक्ट कर पाए या जनरेट कर पाए, तभी एल डी है, अदरवाइज तो एल आई हो जाता। एक कॉर्लरी देखते हैं। कॉर्लरी का मीनिंग है आपको पता होगा कि वो रिजल्ट जो थ्योरम से निकल के आए। अ सेट in a vector space V is LD if and only if there is some vector V belongs to S such that V belongs to span of S minus V। यही लिखा था हमने कि अगर सेट LD होता है तो आपके पास कोई ना कोई एक वेक्टर होगा, कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा इस सेट के अंदर जो बिलोंग करेगा स्पैन के अंदर, और वो एलिमेंट आपको बाहर पहले तो आपने बाहर निकाला सेट से क्योंकि वो वेस्ट था, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज यू कैन जनरेट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो आपने उस सेट से एलिमेंट निकाला, फिर उसका स्पैन देखा तो बोला कि हाँ ये एलिमेंट तो उसके स्पैन में आता है, तो ज़रूरत नहीं थी इसकी। इन अदर वर्ड्स एस इज एल आई इफ एंड ओनली इफ देयर इज नो वेक्टर, कोई भी एक ऐसा वेक्टर नहीं मिलेगा इसके अंदर सच दैट V belongs to span of S minus V। जो हमने ऊपर एग्जाम्पल किया है उसी को एक्सप्लेन किया है इन टर्म्स ऑफ थ्योरम और कॉर्लरी। मतलब मेरा ये था कि पहले थ्योरम कॉर्लरी कराने से पहले उस चीज़ को समझा दें विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल और फिर इस चीज़ को लिखें। क्वेश्चन इज चेक फॉर एल आई। सेट दिया हुआ आपको 1 2 -1 1 -2 1 -3 2 1 -1 2 0 0। So basically you have 4 elements in a set S which is contained in R3। आपको चेक करना कि ये सेट जो है वो Li होगा या LD होगा। Given set S is not Li, और ये भी बता देते हैं आपको कि जो आपने ABCD वेरिएबल लेंगे आप, C और D जो होगा वो फ्री वेरिएबल्स होंगे, ये आप ट्राई करना, ठीक है? गॉट इट? और यू कैन जनरेट -3 -2 1 विद फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक एलिमेंट ही जनरेट कर पाओ, सेट के अंदर एक से ज़्यादा भी डिपेंडेंट एलिमेंट हो सकते हैं और 2 0 0 भी जनरेट हो जाएगा। -3 पॉजिटिव 2 है। ठीक है, थैंक यू। दैट इज, हम ये लिखेंगे लास्ट में -3 to -1 and 2 0 0 both belongs to span of S minus। we have to remove those elements जो
डिपेंडेंसी लेके आ रहे हैं. सो दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर.